हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं ओबीजी के इंटरनेटल के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजिंग द मायोमेट्रियम फॉर ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के लिए मायोमेट्रियम को सेंसिटाइज करता है ड्यूरिंग लेबर। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। तो लेबर के टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि प्रोजीनोलॉन जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? प्रोजीनोलॉन प्रोजेस्ट्रॉन में जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब प्रोजेस्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ये तो मायोमेट्रियम को सेंसिटाइज करेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कहाँ पर इंक्रीज कर देता है? मायोमेट्रियम में। और क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के रिलीज करने में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एस्ट्रोजन। तो इससे क्या हो जाता है, मायोमेट्रियम जो होती है वो सेंसिटाइज हो जाती है ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है एंड्रोजन। आप सबको पता है एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है और ओवरीज से निकलता है और एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है और कहाँ से निकलता है, लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस। कहाँ से निकलता है? लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। और कहाँ से निकलता है? एंड एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से ये निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को मायोमेट्रियम में इंक्रीज कर देगा, एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के रिलीज में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वाइकल राइपनिंग अकर ड्यू टू व्हिच हार्मोन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सर्वाइकल राइपनिंग होती है लेबर के टाइम पर वो कौन से हार्मोन के कारण होती है। जो सर्वाइकल राइपनिंग होती है, क्या होती है, सर्वाइकल राइपनिंग होती है। इसमें मेनली हार्मोन काम करते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरा क्या है, रिलैक्सिन, और चौथा क्या है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस। कौन सा है? इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस। ठीक है, तो ये चार हार्मोन है, ये मेनली सर्वाइकल राइपनिंग में हेल्प करते हैं। और जो मेन लीड में काम करता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एस्ट्रोजन, ये एकदम सही बात है, एस्ट्रोजन सर्वाइकल राइपनिंग में हेल्प करता है। और सी कह रहा है एंड्रोजन, अभी हमने डिस्कस किया एंड्रोजन के बारे में, ये गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एस्ट्रोजन हमें क्या मिल गया, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ट्रू लेबर पेन है वो 3 सेंटीमीटर के डायलेशन तक क्या कहलाता है। तो जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, लेबर में कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें 3 फेजेस होती हैं। कितनी फेजेस होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। लेट, क्या बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, लेट। ठीक, तो लेट एल से क्या होगा, लैटेंट, और ए से होगा एक्टिव, और टी से होगा ट्रांजिशनल। तो जो लैटेंट फेज होती है उसमें 1 से 4 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है, और एक्टिव फेज में 4 से 7 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, और ट्रांजिशनल में 8 से 10 सेंटीमीटर तक का सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर तक का सर्वाइकल डायलिटेशन क्या कहलाता है। तो 3 सेंटीमीटर तक का सर्वाइकल डायलिटेशन इसके अंदर आएगा, किसके अंदर, लैटेंट फेज के अंदर। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है एक्टिव फेज, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लैटेंट फेज, ऑप्शन बी एकदम हमें करेक्ट मिल गया है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ लेबर। प्रोलॉन्ग्ड कब हम बोलते हैं, जब पहला और दूसरा लेबर का दोनों स्टेज मिला के 18 घंटे से ज़्यादा का हो जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द एबव, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। जो 3 सेंटीमीटर तक का सर्वाइकल डायलिटेशन सर्विक्स का होता है वो फर्स्ट स्टेज के लैटेंट फेज के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैकेनिज्म है लेबर की उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है इंगेजमेंट। क्या होता है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के बाद क्या होगा? डिसेंट होगा। क्या होगा? डिसेंट होगा। फिर क्या होगा? फिर फ्लैक्शन होगा। फ्लैक्शन के बाद होगा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। उसके बाद क्या होगा? क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद क्या होगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद होगा रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन के बाद होगा एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये करेक्ट सीक्वेंस है जो लेबर में हमें देखने को मिलता है। लेबर की मैकेनिज्म की एक अलग से क्लास में जल्द ही अपलोड करूंगी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पहले इंगेजमेंट होगा, सही बात है, फिर डिसेंट होगा, फिर फ्लैक्शन होगा, फिर इंटरनल रोटेशन होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है इंगेजमेंट होगा फिर फ्लैक्शन होगा। तो यहाँ पर फ्लैक्शन नहीं होता है, इंगेजमेंट के बाद क्या होता है? डिसेंट होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इंगेजमेंट होगा फिर डिसेंट होगा फिर इंटरनल रोटेशन होगा। तो डिसेंट तो होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फ्लैक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है इंगेजमेंट होगा फिर फ्लैक्शन होगा। तो इंगेजमेंट के बाद क्या होता है? डिसेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमें क्या मिल गया? एकदम करेक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। तो ऑप्शन ए कह रहा है वन वेन ट्रू आर्टरीज। ऑप्शन बी कह रहा है वन आर्टरी ट्रू वेन। और ऑप्शन सी कह रहा है वन वेन वन आर्टरी। एंड ऑप्शन डी कह रहा है ट्रू आर्टरीज टू वेन। ठीक है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें होती हैं टू आर्टरीज एंड वन वेन। ठीक है, टू आर्टरीज और वन वेन होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन हमें करेक्ट मिल जाएगा। अब डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये आपको बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है, ये आपको प्लेसेंटा दिख रहा है। इसको अगर हम जूम करके डिटेल में देखते हैं तो ये जो दो आपको दिख रही हैं ये क्या है? दोनों आर्टरीज हैं। ये नीले कलर की क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनमें कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड रहता है। कैसा ब्लड रहता है आर्टरीज में? इम्प्योर ब्लड रहता है। और ये ब्लड बच्चे से प्लेसेंटा को जाता है। ठीक है, बच्चे का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्लेसेंटा को जाता है। और ये जो वेन है, ये जो रेड कलर की दिख रही है एक, ये क्या है? ये वेन है। और इसमें क्या रहता है? प्योर ब्लड रहता है जो कि प्लेसेंटा से बच्चे को जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन द ऑक्सीपुट इज टूवर्ड। क्वेश्चन है हमारा पोजीशन पर। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, बट प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है? जो पहले डिलीवरी के टाइम पे बाहर की तरफ आ रहा होता है वो होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो मैटरनल पेल्विस और प्रेजेंटिंग पार्ट का जो रिलेशन होगा उसको हम उससे क्या डिसाइड करते हैं? पोजीशन डिसाइड करते हैं। डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये हमारा पेल्विस। ठीक है, ये क्या है? मदर का पेल्विस। और ये है बच्चा। ठीक, तो ये हमारा मैटरनल पेल्विस जहाँ से बच्चे को, ये है ट्रू पेल्विस जहाँ से बच्चे को क्या करना है? पास आउट होना है, नीचे की तरफ निकलना है। तो बच्चे का ये जो ऑक्सीपुट है, मतलब बच्चे के सिर का जो पिछला हिस्सा है, ये अगर पीछे की तरफ होगा मतलब ये क्या है? सैक्रम की तरफ होगा। क्योंकि मदर का ये क्या है? ये मदर का पोस्टीरियर साइड है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ मदर का एंटीरियर साइड है। ठीक, तो अगर बच्चे का ऑक्सीपुट पीछे की तरफ होगा तो कहाँ पर होगा? सैक्रम की तरफ होगा। और अगर आगे की तरफ ऑक्सीपुट होगा तो कहाँ पर होगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास होगा। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम में हम देख रहे हैं बच्चे का जो ऑक्सीपुट है, बच्चे का ऑक्सीपुट कहाँ पर होगा? ये जो आप फेस देख रहे हैं इसी के जस्ट पीछे क्या होगा? बच्चे का ऑक्सीपुट। और वो ऑक्सीपुट है कहाँ पर? वो है सैक्रम के पास। ठीक है, तो ये पोजीशन कौन सी हो गई? ये हो गई पोजीशन हमारी ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होगी अगर यहाँ पर बच्चे का सिर इस तरीके से पीछे की तरफ ऑक्सीपुट जाता है तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर। अगर राइट की तरफ थोड़ा होता है तो ऑसिपिटो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। और अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। और अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ बच्चे का ऑक्सीपुट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिपिटो एंटीरियर। और क्या बोलेंगे? अगर थोड़ा इधर की तरफ होता है तो उसको हम बोलेंगे राइट ऑसिपिटो इंटीरियर। और अगर थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर। और अगर बच्चा
कि सर जो है वो ऑक्सीपुट है वो यहाँ पर होता है, मतलब ट्रांसवर्स की तरफ होता है। ये बच्चा जो आपको ये दिख रहा है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाता है, या तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। और अगर इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ बच्चा घूम जाता है थोड़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। ठीक है, पोजीशन आपको समझ आया। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में ऑक्सीपुट किसकी तरफ है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बच्चे का जो ऑक्सीपुट है वो मदर के पीछे की तरफ है, यानी सैक्रम की तरफ है। तो जो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है वो तीन तरह की है, या तो कंप्लीट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, या तो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, या तो लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, तो कंप्लीट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में बच्चे का ऑक्सीपुट कहाँ पर होगा, सैक्रम की तरफ होगा। ठीक है, और राइट और लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ये राइट और लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में बच्चे का जो सिर होगा वो कहाँ पर होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट की तरफ। कहाँ पर होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि जो ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है उसमें ऑक्सीपुट कहाँ की तरफ होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल स्पाइन देख लेते हैं, इस्चियल स्पाइन कहाँ पर होती है, इस्चियल स्पाइन आपकी यहाँ पर होती है, और बच्चे का ऑसिपुट कहाँ है, पीछे की तरफ है, सैक्रम की तरफ है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, इस्चियल स्पाइन की तरफ नहीं होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट की तरफ। हाँ, एकदम ये सही है। अगर ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो बच्चे का ऑक्सीपुट कहाँ पर हो सकता है, या तो सैक्रम में हो सकता है, या तो सैक्रोइलियक जॉइंट पर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा है इलियोपेक्टिनियन लाइन, और डी कह रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इलियोपेक्टिनियन एमिनेंस जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी बच्चे का ऑक्सीपुट नहीं है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस आपका ये वाला है, तो यहाँ पर भी बच्चे का ऑक्सीपुट नहीं है। सिम्फाइसिस प्यूबिस में कब बच्चे का ऑक्सीपुट होगा, जब पोजीशन होगी ऑसिपिटो एंटीरियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लेबर पेन इज ऑप्शन ए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, बी फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, सी पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय एनीमा और सेडेटिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो ट्रू लेबर पेन के कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें क्या होता है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर होते हैं और उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज होते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर बनता है, ये भी सही बात है। और पेन एनीमा या सेडेटिव से रिलीव नहीं होता है। ठीक है, ये भी एकदम सही बात है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस क्लैंपिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एलिस टिश्यू फॉर्सेप, बी कह रहा है कोचर्स हीमोस्टैटिक फॉर्सेप, सी कह रहा है लॉन्ग स्टेट हीमोस्टैटिक फॉर्सेप, डी कह रहा है मल्टीपल टूथ वेल्सलम। तो अब हम सारे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पहले तो ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प है जो हम आजकल यूज करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए। ठीक है, और ये हमारा है कोचर हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। ये क्या होता है, ये ऑब्स्टेट्रिक में क्लैंपिंग के लिए यूज होता है, क्लैंपिंग द ब्लड वेसल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड वेसल्स या अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज होता है। कौन सा, कोचर हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। और दूसरा है हमारा एलिस टिश्यू फॉर्सेप। ये क्या करता है, ये टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज होता है, टू होल्ड टिश्यू, टू होल्ड टिश्यू के लिए हमें ये एलिस फॉर्सेप क्या होता है, यूज किया जाता है। और ये जो आप तीसरा डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा लॉन्ग स्टेट हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। क्या है ये, लॉन्ग स्टेट हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ब्लड वेसल को क्लैम्प करने के लिए यूज किया जाता है, टू क्लैम्प ब्लड वेसल, टू कंट्रोल ब्लीडिंग, टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा कौन सा था, मल्टीपल टूथ वेल्सलम। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल, यहाँ पर आपको मल्टीपल टूथ दिख रहे हैं, ये मल्टीपल टूथ वेल्सलम है। इसको डीएनसी या वेजाइनल हिस्टेक्टमी के टाइम पर जो यूट्रस है या सर्विक्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूट्रस और सर्विक्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, कोचर हीमोस्टैटिक फॉर्सेप एकदम सही ऑप्शन है हमारा, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। एलिस फॉर्सेप टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो लॉन्ग स्टेट फॉर्सेप है वो बड़ी ब्लड वेसल को ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो वेल्सलम होता है वो डीएनसी और वीएच के टाइम पर यूट्रस और सर्विक्स को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा कोचर हीमोस्टैटिक फॉर्सेप एकदम करेक्ट हो जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड
को क्लैम्प करने के लिए हम कोचर हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल्स पेन इंक्लूड। इसमें फॉल्स पेन के कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ रहा है, तो फॉल्स पेन ऑप्शन क्या कह रहा है, डल इन नेचर एंड इन लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। ये एकदम सही बात है, नेचर में डल होता है और लोअर एब्डोमेन में या ग्रोइन में देखने को मिलता है। और बी ऑप्शन कह रहा है नो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, ये भी एकदम सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है रिलीव्ड बाई एनीमा एंड सेडेटिव। तो जो फॉल्स लेबर पेन होता है, अगर उसमें आप एनीमा या सेडेटिव दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या रिलीव हो जाएगा। तो ये भी एकदम सही बात है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो फॉल्स लेबर पेन के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं इनमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सर्विक्स विल ग्रेजुअली सॉफ्टन शॉर्टन एंड बिकम थिनर इज नोन एज इफेसमेंट। ये एकदम सही बात है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और थिन हो जाएगी तो उसको हम इफेसमेंट बोलेंगे, ये सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है इन प्राइमी ग्रेविडा इम्फेसमेंट प्रोसीड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है इन मल्टीपैरा बोथ डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड इम्फेसमेंट अकर साइमल्टेनियसली। तो ये सही बात है, जो मल्टीपैरा होती है उसमें डायलेशन और इम्फेसमेंट दोनों साथ साथ होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जो प्राइमी ग्रेविडा होती है उसमें जो इम्फेसमेंट होता है वो क्या होता है, पहले होता है, उसके बाद डायलेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेशन +1 इंडिकेट दैट प्रेजेंटिंग पार्ट इज लाइंग। बात यहाँ पर लेबर की हो रही है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो स्टेशन होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, स्टेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड मदर्स ischial स्पाइन। जो मदर की ischial स्पाइन है और बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका जो रिलेशन है वो हम देखते हैं स्टेशन में। ठीक है, स्टेशन में एक तरीके से हम देखते हैं कि बच्चा कितना नीचे की तरफ खिसक कर आया है। डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये है आपका पेल्विस और ये है आपका बेबी। अब बेबी यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्थ हो रही है, और ये है आपके ischial स्पाइन। तो इनसे हम क्या देख रहे हैं, स्टेशन। ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो आपको दिख रही है, ये हम एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं लेबर के प्रोग्रेस को देखने के लिए। तो अगर बच्चा इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर है तो हम इसको काउंट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 तक की हम क्या करते हैं, देखते हैं। और अगर बच्चा नीचे की तरफ है इस लाइन के तो हम उसमें +1 +2 +3 +4 एंड +5 तक का हम स्टेशन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्टेशन +1 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो स्टेशन +1 आपको कहाँ पर दिख रहा है, स्टेशन +1 हमारा ये है, ये मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है उसके नीचे की तरफ बच्चा खिसक आया है, तब हम स्टेशन +1 यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाइटली बिलो द ischial स्पाइन। बात सही है, बच्चा ischial स्पाइन के नीचे की तरफ होगा तभी हम प्लस में स्टेशन काउंट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है लाइटली एबव द ischial स्पाइन। तो अगर ischial स्पाइन के एबव होगा तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ऑप्शन सी कह रहा है हाई इन फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस का लेबर में कोई रोल नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑन द पेरेनियम, तो पेरेनियम से भी लेबर में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाइटली बिलो द ischial स्पाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। जो इधर के कॉलम हैं, इनको आपस में क्या करना है, आपने मैच करना है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला हमारा कह रहा है कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विल बी लेस देन 2 आवर। अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज लेबर दोनों 2 घंटे से कम की होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। कहाँ पर है ऑप्शन में हमें, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इज अरेस्टेड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है डिस्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कौन सा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज मोर देन आर्बिट्री टाइम लिमिट ऑफ 18 आवर। पहली और दूसरी स्टेज 18 आवर से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। चौथा पॉइंट कह रहा है लेबर दैट बिगिन बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर लेबर 37 वीक कंप्लीट होने के पहले ही स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे प्री टर्म लेबर। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए का हमारा है 4, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 3। ऑप्शन में ए का 4, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, सी भी हमारा गलत हो जाएगा, बचे हमारे पास बी और डी। तो ए का 4 सही है और बी में कह रहा है बी का 3, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ब्रीच डिलीवरी इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्रीच डिलीवरी का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ब्रीच प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो ये जो तीनों डायग्राम आप देख रहे हैं ये हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के। किसके हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन के। और इन तीनों में कॉमन क्या है, बच्चे के जो बटक्स हैं और जो फुट हैं वो क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। और नॉर्मल केफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बच्चे का जो हेड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। तो जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं ये है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन का। क्या है, फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे के दोनों लोग लेग एक्सटेंडेड होते हैं। और दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं ये है कंप्लीट ब्रीच। क्या है, कंप्लीट ब्रीच। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो बटक्स और फीट होते हैं वो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, लेकिन जो लेग होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। और तीसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका फुटलिंग प्रेजेंटेशन का। किसका है, फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन का। इसमें एक पैर एक्सटेंडेड होता है और एक क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एब्रप्शन प्लेसेंटा। एब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की वॉल से डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, यूट्रस वॉल से डिटैच हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्रप्शन प्लेसेंटा। तो एब्रप्शन प्लेसेंटा ब्रीच डिलीवरी का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्रोलैप्स कॉर्ड। प्रोलैप्स कॉर्ड में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की डिलीवरी के पहले डिलीवर होती है, मतलब कि बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के पहले कॉर्ड बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो प्रोलैप्स कॉर्ड जो है वो ब्रीच डिलीवरी का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है प्लेसेंटल रिटेंशन। प्लेसेंटा रिटेंशन बाद की बात है, क्योंकि प्लेसेंटा की डिलीवरी कब होती है, बच्चे की डिलीवरी के बाद। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेट लेबर कौन सी होती है, जो 2 घंटे के अंदर ही अंदर दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ब्रीच डिलीवरी में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, प्रोलैप्स कॉर्ड, जहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्ड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के पहले हमें विजिबल होती है, मतलब नीचे की तरफ कॉर्ड पहले आ जाती है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो जो इधर के कॉलम है वो इधर के कॉलम से आपको मैच करने हैं। और क्या मैच करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कलर इंडिकेट। एमनियोटिक फ्लूइड के ये जो कलर हैं ये आपको इधर से मैच करने हैं। पॉइंट ए है वो कह रहा है गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का हमें RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलता है। पॉइंट बी कह रहा है ग्रीनिश येलो कलर। ये हमें देखने को मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में। तो इसमें पोस्ट मैच्योरिटी हमें चौथे में दिख रहा है, तो जो बी का चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है मेकोनियम स्टेन। मेकोनियम स्टेन या डार्क ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, बच्चा मेकोनियम पास कर देता है, जिससे बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगती है इनसाइड द यूट्रस। पॉइंट डी कह रहा है डार्क रेड ब्राउन। डार्क रेड ब्राउन कलर के एमनियोटिक फ्लूइड हमें इंट्रा यूट्राइन डेथ में देखने को मिलता है। डी का एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हमें मिल गया 3, बी का है 4, सी का है 2 और डी का है 1। ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 3, ए में भी है, बी में भी हमारा गलत हो जाएगा, इसमें ए का 4 बता रहा है। उसके बाद बी देख लेते हैं, बी का 4, डी हमारा गलत हो जाएगा, बी का 2 इसमें बता रहा है। उसके बाद सी का 2, सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, डी का 1। मतलब ऑप्शन ए हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। फिर से आपको एक मैच करने वाला क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किए हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकें। ठीक है, तो इधर वाले कॉलम हमें फिर से इधर वाले कॉलम से मैच करना है।
तो थोरैकोपैगस क्या होता है? थोरैकोपैगस में जब कोई ट्विंस थोरैसिक रीजन से कंजॉइंट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थोरैकोपैगस। तो इसका ए का हमें ऑप्शन मिल जाएगा बी। पॉइंट बी कह रहा है पायोपैगस। पायोपैगस हम किसको बोलते हैं? जब कोई ट्विंस सैक्रम रीजन से यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, तो बी का हमें ऑप्शन मिल जाएगा ए। पॉइंट सी कह रहा है ओम्फैलोपैगस। ओम्फैलोपैगस में क्या होगा? जो ट्विंस हैं वो एब्डोमिनल वॉल से यूनाइटेड होंगे, तो सी का हमें मिल जाएगा 4। डी कह रहा है क्रेनियोपैगस। क्रेनियोपैगस तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जब कोई ट्विंस क्रेनियम से यूनाइटेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रेनियोपैगस। ठीक है, तो डी का हमें मिल जाएगा तीसरा। अब हम देख लेते हैं, ए का हमारा है 2, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। ठीक है, तो ए का 2, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस इज अबाउट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस होता है। तो जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में होती है उसमें लगभग 500 ml ब्लड लॉस होता है, और जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें लगभग 1000 ml ब्लड लॉस होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 100-200 ml, गलत हो जाएगा। बी कह रहा है 200 से 300 ml, ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है 150 से 250 ml, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है 300 से 400 ml। तो ये हमारे जो ब्लड लॉस है उसके आसपास ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हम क्या कर लेंगे? करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेथड यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ डिलीवरी इंक्लूड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से मेथड हैं जो डिलीवरी के इंडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिलीवरी को जल्दी स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्रेस कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सॉफ्ट करता है सर्विक्स को, सॉफ्टन एंड डायलेट द सर्विक्स। क्या करता है? डायलेट द सर्विक्स। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? लेबर को प्रोग्रेस कराएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये जो एमनियोटमी करते हैं, जो मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं, ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है लेबर को। क्या करता है? स्टिमुलेट द लेबर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों मेथड जो हैं वो लेबर के इंडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? सर्विक्स को सॉफ्ट एंड डायलेट करने में मदद करेगा, और एमनियोटमी क्या करेगा? लेबर को स्टिमुलेट करेगा, और ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन इज इंडिकेटेड इन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन है ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है। क्या है ये एक प्रोसीजर है। अगर बेबी ब्रीच या ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है, किसमें? ब्रीच या ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है, तो इस प्रोसीजर से बच्चे को मैनुअली सीधा करते हैं। क्या करते हैं? मैनुअली टर्न करते हैं बेबी को हेड डाउन पोजीशन में। ठीक है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी होगा या ट्रांसफर पोजीशन में होगा, तो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन प्रोसीजर का यूज़ करते हुए बेबी को मैनुअली क्या किया जाएगा? टर्न किया जाएगा, जिससे बच्चे का जो हेड है वो डाउन हो जाए, नीचे की तरफ कर दिया जाता है, जिससे क्या हो? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन, सही बात है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये यूज़ होता है। बी कह रहा है ट्रांसवर्स लाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी से सही है। ट्रांसवर्स और ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें करेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लेबर पेन इंक्लूड्स। क्वेश्चन में ट्रू लेबर पेन के कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। पहला कह रहा है इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सही है, दोनों बातें होती हैं। सर्विक्स का इफेसमेंट भी होता है और डायलिटेशन भी होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है? पहले इफेसमेंट होता है, फिर डायलिटेशन होता है, और मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है? इफेसमेंट और डायलिटेशन दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, ये बात सही है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल में होते हैं ट्रू लेबर पेन में, और
इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ती है। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली, ये भी सही बात है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और इंटेंसिटी भी बढ़ती है लेबर को प्रोग्रेस कराने के लिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन डी हमें क्या मिल जाएगा, एकदम करेक्ट मिल जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो ट्रू लेबर पेन के लिए सही हैं। अगला क्वेश्चन है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड वैसोडाइलेशन अकर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन और वैसोडाइलेशन जो होता है वो कौन से हार्मोन के इफेक्ट से होता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था, ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज रिसेप्टर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है और क्या करता है, जो मैटरनल ऑक्सीटोसिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको निकलवाने में भी मदद करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है अर्गोमेट्रिन। ये क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है टू कंट्रोल पीपीएच, टू कंट्रोल पीपीएच। पीपीएच को डिलीवरी के बाद पे पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करके पीपीएच को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, इसके विड्रॉल इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, विड्रॉल इफेक्ट होते हैं। ये प्रीजिनोलॉन से प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और वैसोडाइलेशन कराता है। क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और वैसोडाइलेशन कराता है। तो ऑप्शन डी हमें क्या हो जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉजेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर इंक्लूड। प्रोलॉन्ग लेबर कौन सी होती है, जिसकी फर्स्ट स्टेज प्लस सेकेंड स्टेज दोनों मिला करके मोर देन 18 आवर की होती हैं। 18 घंटे से ज़्यादा की अगर दोनों स्टेज मिलाकर होती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो कब हम इसको बोलेंगे कि लेबर प्रोलॉन्ग्ड है, तो प्रोलॉन्ग लेबर जो होती है उसके कॉजेस कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है यूटेराइन इनर्सिया। तो यूटेराइन इनर्सिया क्या होता है, इसमें यूट्रस नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। फेलियर ऑफ यूट्रस, फेलियर ऑफ यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर के टाइम पे अगर यूट्रस नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो लेबर प्रोग्रेस नहीं होगा, तो लेबर क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। तो ये भी क्या बात एकदम सही है। ऑप्शन बी कह रहा है सर्वाइकल डिस्टोनिया इन फीटस। तो सर्वाइकल डिस्टोनिया क्या होती है, यहाँ पर इनवॉलेंट्री फीटल नेक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल। ठीक है, जो फीटस होगा उसकी जो नेक मसल है उनका क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, जो लेबर है उसको नॉर्मल तरीके से कंडक्ट होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, बच्चा फंस सकता है। तो ये भी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ये भी एक कॉज है प्रोलॉन्ग लेबर का। ऑप्शन सी कह रहा है माल पोजीशन। अगर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, ट्रांसफर्स या ब्रीच है या किसी तरीके से फंसा हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो ये भी प्रोलॉन्ग लेबर का एक कॉज है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ए बी सी तीनों प्रोलॉन्ग लेबर के कॉजेस हैं। अगला क्वेश्चन है जर्नल कॉजेस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। क्वेश्चन में बीच प्रेजेंटेशन के कॉजेस पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कोई बीच प्रेजेंटेशन का कॉज नहीं होता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन होगा तो बच्चा लो बर्थ वेट होगा या बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, मेंटल या फिजिकल। ठीक है, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉज नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी एकदम सही बात है, अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो उस टाइम पे ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है यूटेराइन इनर्सिया। यूटेराइन इनर्सिया ये लेबर के टाइम पे हम देखते हैं जब यूट्रस क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेबर प्रोग्रेस नहीं होती। तो ये किसका कॉज होता है, कॉज होता है प्रोलॉन्ग लेबर का, भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है पुअर बियरिंग डाउन इफेक्ट। तो बियरिंग डाउन इफेक्ट भी अगर पुअर होगा
तो बियरिंग डाउन इफेक्ट भी अगर पुअर होगा, अच्छे से मदर बियर डाउन नहीं कर पा रही है, तो भी क्या होगा, लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है और लेबर अच्छे से प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये भी कॉज किसका है, प्रोलॉन्ग लेबर का, ना कि ब्रीच प्रेजेंटेशन का। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी प्री मैच्योरिटी हमें एकदम करेक्ट मिल जाएगा। जो जनरल कॉज है ब्रीच प्रेजेंटेशन का वो होता है प्री मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, द नर्स हु असिस्टेड द वेजाइनल डिलीवरी ऑब्जर्व्स दैट आफ्टर द डिलीवरी umbilical cord lengthen and gush of blood flow from the vagina. The uterus become firm like hard ball. सी डॉक्यूमेंट्स दिस ऑब्जर्वेशन एज साइन ऑफ। तो यहाँ पर एक नर्स है जो कि वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करा रही है, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है डिलीवरी के बाद कि यहाँ पर जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो एकदम से क्या हो रही है, लेंथन हो रही है, और क्या हो रहा है, गस ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम द वेजाइना से, बहुत सारा ब्लड फ्लो एकदम से आ रहा है, और यूट्रस कैसा हो जा रहा है, हार्ड बॉल की तरह फॉर्म हो गया है। तो ये जो इसने ऑब्जर्वेशन किया है वो किसका साइन है, ठीक है। तो ये साइन किसका होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन का। अगर प्लेसेंटा सेपरेट जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पर गस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है वेजाइना से, अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है, मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसकी लेंथ हमें बड़ी दिखती है, और क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये साइन होता है प्लेसेंटल सेपरेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है हिमेटोमा। हिमेटोमा क्या होता है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है अंदर यूट्रस के, या कहीं पर कलेक्शन ऑफ ब्लड है अगर, तो उसको हम बोलते हैं हिमेटोमा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है प्लेसेंटल सेपरेशन। ये एकदम सही बात है। इस तरीके का जो साइन है, जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं वो प्लेसेंटल सेपरेशन के दौरान ही देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी जो होता है ये मेन कॉज होता है पीपीएच का। इसमें क्या होता है, यूट्रस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है आफ्टर चाइल्ड birth. Uterine contraction fail. Uterine contraction fail after चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के बाद जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक से नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर कुछ टिश्यू बच जाते हैं और वो पीपीएच का कारण बनते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये तो लेबर के पहले की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस में नॉर्मल पोजिशन पर ना होकर के इंटरनल ऑस के आसपास कहीं पर बनता है, ठीक है। लो लाइंग या तो मार्जिनल, इसके कई टाइप होते हैं, ये हम अगली किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन इन लेट प्रेगनेंसी इज नोन एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेट प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की लाई में या प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो बटक्स होते हैं, बटक्स और क्या होता है, बटक्स एंड जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंटिंग ऑप्शन ए कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बटक्स और फीट बच्चे के जो होते हैं वो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, बच्चा उल्टा होता है, ठीक है। और तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका डायग्राम हमने पिछली क्लास में देखा था। फुटलिंग प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, फुटलिंग प्रेजेंटेशन भी ब्रीच प्रेजेंटेशन का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, एक पैर ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और एक पैर बच्चे का जो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है। और प्रेजेंटिंग पार्ट फीट या बटक्स ही होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई में क्या होता है, अगर ये बच्चे मदर का यूट्रस है तो बच्चा क्या है, इस तरीके से है, यहाँ पर उसका हेड है, यहाँ पर उसके पैर हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक। और ब्रीच में क्या होता है, पैर नीचे की तरफ होते हैं और हेड ऊपर की तरफ होता है। और ट्रांसवर्स में क्या होगा, हेड इधर होगा और पैर इधर होंगे, बच्चा बीच में आधा पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है अनस्टेबल लाई। तो ये एकदम सही बात है, जब बच्चा लाई और प्रेजेंटेशन लेट प्रेगनेंसी में भी फ्रिक्वेंटली चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल लाई। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केफेलिक प्रेजेंटेशन। केफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर ये मदर का यूट्रस है तो बच्चा यहाँ पर कैसा होगा, सीधे पोजीशन में होगा। यहाँ पर बच्चे का क्या होगा, हेड होगा, क्या होगा, हेड होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, फीट होंगे, ठीक है। ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, केफेलिक। और प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, वर्टेक्स, फेस या ब्रो। ये तीनों जो प्रेजेंटिंग पार्ट हैं ये किसके हैं, केफेलिक प्रेजेंटेशन के, ठीक। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि इनमें से कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट हैं जो केफेलिक प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलते हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है वर्टेक्स, बी कह रहा है फेस, सी कह रहा है ब्रो, डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो वर्टेक्स, फेस, ब्रो ये तीनों प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं किसके, केफेलिक प्रेजेंटेशन के। ऑप्शन डी हमें करेक्ट मिल जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, अ मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है, प्लेसेंटा का वजन कितना है 500 ग्राम है, तो बच्चे का वजन कितना होगा, बेबी जो है उसका वजन कितना होगा। तो जैसा कि हम सबको पता है जो प्लेसेंटा का वजन होता है वो बच्चे के वजन का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पर अगर प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला हमें मिलता है 3 kg, 3 kg मतलब 3000 ग्राम। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 0 0 1 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/6। तो ऑप्शन 1 ही हमें क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। अगर प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है तो बच्चे का वजन होगा 3 kg। ऑप्शन बी, सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन में बच्चे का वजन और प्लेसेंटा के वजन का रेशियो भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको 1/6 ही करके आना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लगातार दूसरे फॉर्म में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, ये जो कॉलम ए है, कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। पॉइंट 1 है हमारा, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। पॉइंट कह रहा है कि मेम्ब्रेन का रैप्चर 28th वीक की प्रेगनेंसी के बाद होगा लेकिन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो 1 का हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, ए। प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जब मेम्ब्रेन 28th वीक प्रेगनेंसी के बाद रैप्चर हो लेकिन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। पॉइंट 2 कह रहा है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। पॉइंट 2 कह रहा है कि यहाँ पर 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद मेम्ब्रेन रैप्चर हो रही है लेकिन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर क्या हो गया है, टर्म हो गया है लेकिन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म प्री लेबर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो 2 का हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ पर 37 है, टर्म हो गया है लेकिन प्री लेबर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें कह रहा है कि 37 वीक कंप्लीट होने के पहले ही अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री टर्म, क्योंकि 37 वीक के पहले क्या है, प्री टर्म। प्री टर्म प्री लेबर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म भी है और क्या है, प्री लेबर भी है। तो सी का हो जाएगा हमारा डी। अगला पॉइंट देखते हैं, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी होने के 24 आवर पहले ही मेम्ब्रेन अगर रैप्चर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। 4 का हो जाएगा बी। तो ए का हमें कौन सा मिल गया, 1, बी का है हमारा 4 एंड सी का है 2 एंड डी का है 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलता है। ए का 1 किस में है, डी में, बी का 4, सी का 2, डी का 3। तो ऑप्शन डी जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, एकदम करेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। पहला पॉइंट कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन सी होती है, जो ट्रू पेन से स्टार्ट होती है और कब तक होती है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए का 2, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। पॉइंट बी कह रहा है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होती है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो बी का हो जाएगा 4। पॉइंट सी कह रहा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये क्या होती है, इसमें कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस से एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। बच्चे की डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटल डिलीवरी तक का ये स्टेज जो होता है वो थर्ड स्टेज कहलाता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, ये होती है ऑब्जर्वेशनल स्टेज। जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो आर होते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो जो ए है उसका कौन सा हो गया, 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 3। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 2, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत। डी में ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें करेक्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये पेन से स्टार्ट होती है फुल डायलेशन तक का, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये फुल डायलेशन से स्टार्ट होती है और फीटस की डिलीवरी तक होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फीटल डिलीवरी से स्टार्ट होती है और प्लेसेंटल डिलीवरी तक होती है। फोर्थ स्टेज क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टेट होती है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं जो कि मैं कवर करूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।